ये कहानी शुरू तो होती है उस बंद कमरे से, जिस बंद कमरे के बीच एक मेज के एक और कुर्सी लगाए देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी मेज पर कोहनी टिकाए सामने बैठे वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर की नजरों में नजरें डाले कुछ बेहद गोपनीय गुफ्तगू कर रही थी। 15-20 मिनट की बातचीत के बाद नैयर प्रधानमंत्री के उस कक्ष का दरवाजा खोल बाहर निकलते हैं और सीधा अपने अखबार के दफ्तर पहुंचते हैं। अगली सुबह देश के अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर एक खबर चस्पा थी। ये वो खबर थी जिसका इंतजार बीते 18 महीनों से हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा कर रहा था। ये वो खबर थी जिस खबर की आहट पाकर ही कारागार के भीतर हथकड़ियों में कैद लोकतंत्र की आंखों में चमक आ चुकी थी, क्योंकि नैयर ने अखबार पर खबर छाप दी थी, देश से जल्द ही हटने वाला है आपातकाल। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मानस में कर चुकी हैं फैसला। और महज चंद रोज के भीतर कुलदीप नैयर की यह खबर सत्य सिद्ध हुई जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से 18 महीनों के बाद आपातकाल निरस्ती की घोषणा की गई। लोकतंत्र की कारागार से रिहाई हुई, नए सिरे से नेता बाहर आए, लोकसभा चुनावों की घोषणा हुई। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आपातकाल की जातियों के बाद इंदिरा तो बिल्कुल खौफजदा होंगी। नहीं थी। ऐसा खास कारण से था। इंदिरा गांधी के पास 4 सबसे बड़े वोट बैंक थे जो उनकी जीत की गारंटी ले। पहला, मध्यम वर्गीय नौकरशाह वर्ग जो नौकरी करता था, सरकारी नौकरियों में था, वो पूर्ण रूप से शासन सत्ता के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा था। दूसरा वर्ण था कांग्रेस का पुराना सवर्ण वोट बैंक जो कांग्रेस के साथ पहले की ही तरह अभी भी वफादार नजर आ रहा था। तीसरा एक बड़ा वोट बैंक मुसलमानों का वोट बैंक था जो 1947 के बाद से तब तक अपनी रहनुमाई सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के भीतर देखा करता था, तो उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। मगर सबसे महत्वपूर्ण था चौथा तबका यानी दलित वोट बैंक जो 1971 में इंदिरा के गरीबी हटाओ के नारे के बाद से कांग्रेस के छाते में इस कदर आके जुड़ा हुआ था कि किसी और की ओर देखने का भी उसका मन नहीं कर रहा था। और इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण भी था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े दलित नेता बाबू जगजीवन राम कांग्रेस के साथ आपातकाल के दौरान भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे। ऐसे में समूचा वोट बैंक इंदिरा की सदारत में नजर आ रहा था। और इन 4 समीकरणों के बनने के बाद विपक्षियों की उम्मीद का हर समीकरण ध्वस्त हो चुका। मगर ठीक तभी आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद दलितों के सबसे बड़े नेता बाबू जगजीवन राम अचानक कांग्रेस का दामन छोड़ जनता पार्टी की सदारत में आ जाते हैं, जनता पार्टी की सदस्यता ले लेते हैं। बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद 1977 के चुनाव की पूरी बाजी पलट गई। जनता पार्टी की इस आंधी में संजय और इंदिरा की उम्मीदों का हर दीपक बुझ गया। और जब लोकसभा चुनावों के नतीजे आए तो कांग्रेस ऐतिहासिक पराजय के गर्त में समा चुकी थी। समूचे उत्तर भारत से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपना चुनाव हार चुकी थी, उनके सुपुत्र संजय गांधी अमेठी से अपना चुनाव हार चुके थे। जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी, यानी देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बन चुकी थी। मगर सवाल यही था कि सरकार तो बन चुकी है, मगर सरकार का मुखिया कौन बनेगा। संगठन के भीतर एक बहुत बड़ा तबका था जो बाबू जगजीवन राम को ही प्रधानमंत्री के पद पर बिठाना चाहता था। लगभग सुनिश्चित हो चुका था कि बाबू जगजीवन राम ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। 205 से भी ज्यादा सांसद बाबू जगजीवन राम के समर्थन में आ चुके थे। मगर ठीक तभी कुछ ऐसा घटता है जिसने समूचे समीकरणों को धता बता दिया। एक शाम जयप्रकाश नारायण पहुंचते हैं बाबू जगजीवन राम के आवास और बाबू जगजीवन राम के समक्ष आग्रह करते हुए हाथ जोड़कर रुआंसे गले से कहने लगे, मुरारजी को प्रधानमंत्री बन जाने दीजिए, आप सत्ता में कोई भी अन्य पद ले लीजिए, हम सारे पद आपको दे देंगे, मगर मेरी निजी इच्छा है मुरारजी प्रधानमंत्री बने। और ऐसा कहते हुए जेपी का गला रूंध गया। जेपी का रूंधता गला देख बाबू जगजीवन राम कुर्सी से उठ खड़े हुए, बोले, प्रधानमंत्री का पद क्या, आप कहेंगे तो हम अपना जीवन दे देंगे। बाबू जगजीवन राम के हामी भरने के बाद जनता पार्टी की सरकार के मुखिया के पद पर मोरारजी देसाई की ताजपोशी हुई और बाबू जगजीवन राम सरीखा कद्दावर चेहरा महज उप प्रधानमंत्री का पद लेकर
संतोष कर जाता है, मगर चंद महीनों के भीतर जनता पार्टी की सरफुटअव्वल सामने आने लगती है, जिसके चलते मोरारजी की सरकार का गिरना उतना ही अवश्यंभावी था जितना अवश्यंभावी था जनता पार्टी की ओर से अगले प्रधानमंत्री के पद के चेहरे को लेकर नई सरफुटअव्वल होना। मगर इस सरफुटअव्वल की ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बाबू जगजीवन राम का चेहरा पहले से खड़ा था। बाबू जगजीवन राम के चेहरे पर किसी को कोई आपत्ति भी नहीं थी और यह सुनिश्चित था कि अगर बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनेंगे तब यह सरकार 5 वर्ष बड़े आराम से चल जाएगी, क्योंकि दलित विरोधी होने का कोई तमगा लेना नहीं चाहेगा। तो बाबू जगजीवन राम के खिलाफ षड्यंत्र होने की संभावना भी न्यूनतम है। मगर बाजी सिर्फ एक ओर से तो नहीं खेली जा रही थी, बाजी खेलने वाला एक बाजीगर दूसरी ओर भी बैठा था, नाम संजय गांधी, जो नए सिरे से हिंदुस्तान की गलियों में कांग्रेस के लिए चक्रवात पैदा कर रहा था। और उसके बनाए चक्रवात के समीकरणों को साधने के लिए यह आवश्यक था कि जनता पार्टी की सरकार 5 वर्ष पूरा ना करे। ऐसे में संजय गांधी ने तय किया कि वो जनता पार्टी के भीतर एक ऐसी फूट पैदा करेंगे कि उसी टूटन के बीच से कांग्रेस की सत्ता का दरख्त खड़ा होगा। संजय ने इसके लिए मोहरा बनाया एक ऐसे चेहरे को जो शायद उनसे सबसे ज्यादा नफरत किया करता था, जिसने उनकी मां को जबरदस्ती जेल भिजवाया, नाम चौधरी चरण सिंह। वजह यह थी कि चौधरी साहब के मानस के भीतर भी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा कुछ अधिक ही बलवती हो रही थी और संजय ने इस महत्वाकांक्षा को भांप लिया था और उसी महत्वाकांक्षा को हवा देते हुए बैकडोर से चौधरी चरण सिंह के साथ वार्तालाप शुरू कर चौधरी साहब को प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब दिखाया जाने लगा। मगर राह में तो बाबू जगजीवन राम बाधा बने हुए थे। ऐसे में अगर चौधरी साहब को प्रधानमंत्री के तख्त तक पहुंचना था तो बाबू जगजीवन राम को किनारे करना था। मगर इसी बीच एक घटना घटती है जिस घटना की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। पुरानी दिल्ली के कश्मीरी गेट पुलिस थाने में एक शाम एक लड़का एक रिपोर्ट लिखाने आता है। लड़का कहता है कि पिछली शाम मैं दिल्ली गाजियाबाद हाईवे पर अपनी मर्सिडीज चला रहा, 4-6 जीप में बैठे हुए दर्जन भर से ज्यादा युवक चारों ओर से मेरी गाड़ी को घेर कर हाईवे पर खड़े हो गए, मुझे जबरदस्ती बंधक बनाया और गाजियाबाद की एक बहुमंजिला इमारत में ले जाकर एक लड़की के साथ मेरी आपत्तिजनक तस्वीरें खींची, मुझे कुछ नशीला द्रव्य भी पिलाया गया, वगैरह वगैरह वगैरह। उसने बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने बाकायदा रिपोर्ट दर्ज की, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई, मगर न किसी का ध्यान इस पुलिस रिपोर्ट पे गया, ना उन तस्वीरों पे गया जिन तस्वीरों की बात वो लड़का पुलिस थाने में खड़ा होकर कह रहा था, ना ही वो तस्वीरें पुलिस को बरामद भी हुई, क्योंकि उन तस्वीरों को तो कहीं और पहुंचना था। वो तस्वीरें पीले रंग के एक लिफाफे में कैद कर एक वरिष्ठ पत्रकार की मेज पर पहुंचा दिया गया था, मगर इस दफा ये वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर नहीं, खुशवंत सिंह हुआ करते थे, जो उन दिनों सूर्या मैगजीन में बतौर कंसल्टिंग एडिटर काम किया करते थे। एक सुबह जब खुशवंत सिंह सामान्यतः अपने दफ्तर पहुंचे तो मेज पर एक पीले रंग का लिफाफा पड़ा पाया, जिस लिफाफे पर किसने भेजा है ना उसका पता था, किसको भेजा गया है ना उसका पता था। एक अज्ञात सा लिफाफा पड़ा देख खुशवंत सिंह को जिज्ञासा हुई, उन्होंने लिफाफा खोला और वो तस्वीरें खुशवंत सिंह की नजरों के सामने आ गईं, जिन तस्वीरों के बारे में जिक्र करते हुए खुशवंत सिंह अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि वो तो पूरी पॉर्न थी, पूरी की पूरी पॉर्न थी। खुशवंत सिंह खुद हैरान हो गए उन तस्वीरों को देखकर, मगर इससे भी ज्यादा हैरानी तो तब हुई जब तस्वीरों के बीच पड़े एक खत की ओर खुशवंत सिंह की नजर गई, जिस खत में बाकायदा खुशवंत सिंह से यह आग्रह किया गया था, कृपया इन तस्वीरों को अपनी सूर्या पत्रिका में अवश्य जगह दीजिए, इन तस्वीरों का सूर्या पत्रिका में छपना बेहद अनिवार्य है। अब चूंकि सूर्या पत्रिका के दफ्तर में कुछ तस्वीरों का जखीरा आया था, ऐसे में बतौर कंसल्टिंग एडिटर खुशवंत सिंह ने यह उचित समझा कि इन तस्वीरों के बारे में जानकारी दी जाए सूर्या पत्रिका की मालकिन को, जो कोई और नहीं संजय गांधी की धर्मपत्नी मनेका गांधी हुआ करती थी। मनेका गांधी के दफ्तर में खुशवंत सिंह ने खुद उन तस्वीरों को भिजवाया और साथ ही अपना यह आग्रह भी भिजवाया कि कृपया करके इन तस्वीरों को पत्रिका में छपवाने का कष्ट ना करें। ये पत्रिका आम जनों के घरों तक पहुंचती है, सार्वजनिक जीवन की पत्रिका है, ऐसे में यह अच्छा नहीं लगता है, समाज स्वीकार नहीं करेगा कि एक सामान्य पत्रिका में पौन सरीखे चित्र छाप दिए जाएं
मगर खुशवंत सिंह के पैरों के नीचे से जमीन तो तब खिसक गई जब स्वयं सूर्या पत्रिका की मालकिन मनेका गांधी ने खुशवंत सिंह को आदेश दिया कि तत्काल इन तस्वीरों को अपनी पत्रिका के फ्रेम में जगह दीजिए। खुशवंत सिंह अपनी आत्मकथा में दर्ज करते हैं, इन तस्वीरों को फ्रेम में लगा हुआ देख पत्रिका को छापने से प्रकाशक तक ने इनकार कर दिया, मगर मनेका गांधी के आदेश पर इन पत्रिकाओं को एक खास प्रकाशक के दफ्तर तक पहुंचाकर दोबारा छपवा लिया गया। अगली सुबह सामान्यतः जब ग्राहकों ने पत्रिका के उस स्टॉल पर पहुंच सूर्या पत्रिका के पन्ने पलटे तो समूचे देश के राजनीतिक समीकरण पलटने लगे, समूचे देश में राजनीतिक भूचाल आ गया। चूंकि पत्रिका के भीतर छपे उन अश्लील चित्रों में वो युवक कोई और नहीं, देश के भावी प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम का सुपुत्र था। देश के भावी प्रधानमंत्री का सुपुत्र एक सेक्स स्कैंडल में फंस चुका था और ये ऐसे आरोप थे जो तत्कालीन समाज में कतई स्वीकार किए ही नहीं जा सकते थे। देखते ही देखते बाबू जगजीवन राम के लिए संभावनाओं के हर द्वार बंद होने लगे। जनमानस के बीच ऐसी लोक निंदा के पात्र बने बाबू जगजीवन राम कि इसी एक घटना के बाद की मुट्ठी में कैद हो चुका प्रधानमंत्री का पद तो रेत की तरह फिसल ही गया। साथ ही मानो इसी लोक निंदा के आवेग में समूची राजनीति का अस्तित्व बह गया। बाबू जगजीवन राम की समूची राजनीति ऐसी गर्त में समाई कि दोबारा धरा पर नजर आई ही नहीं। और बाबू जगजीवन राम के साथ हुए सबसे बड़े हादसे के बाद नैसर्गिक रूप से सत्ता के समीकरणों के साथ हाथ मिलाते हुए चौधरी चरण सिंह ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, मगर चंद महीनों के भीतर संजय गांधी ने मौके की नजाकत भांपते हुए चौधरी साहब को अपने सत्ता के दांव से इस कदर पस्त किया कि देखते ही देखते चौधरी साहब के हाथों से भी बाजी निकल गई। मध्यावधि चुनाव द्वार पर आ गए, जिन मध्यावधि चुनाव में संजय गांधी की मेहनत के चलते दोबारा कांग्रेस की ताजपोशी हो गई। जो चमत्कार अभी चंद महीनों पहले असंभव नजर आ रहा था वो अब संभव हो चुका था। कांग्रेस दोबारा सत्ता में लौट चुकी थी, मगर शायद ऐसा होता ना अगर बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री बन चुके होते, मगर वो नहीं बन पाए, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की उन तस्वीरों की बदौलत। इंदिरा दोबारा प्रधानमंत्री इतनी जल्दी बन गई सिर्फ और सिर्फ सूर्या पत्रिका में छपी उन्हीं तस्वीरों की बूते